स्टार्ट करना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चैप्टर 22 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफाइन करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस के मेथड जो है वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के पढ़े हैं। तो इनमें भी इसी तरह से यहाँ पे उन मेथड्स की जो कि हमने मतलब जो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स पढ़े उन्हीं की एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। उनको हमने अप्लाई करना है लार्ज स्केल पे। वैसे तो हम उनको प्रिपेयर करते हैं ना लैब में, हम जो है वो इस मेथड को यूज करते हैं, लेकिन अच्छा लैब में तो हम जो है वो स्मॉल स्केल पे जो है वो अप्लाई करते हैं इन मेथड्स को। लेकिन उन्हीं मेथड्स को अगर हम लार्ज स्केल पे करें और उसके उससे जो है वो हम ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनाएं और जिससे सारी ह्यूमैनिटी को जो है वो उससे फायदा हो सके, तो ये सब जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मीन के ये है कि हमने जितना नॉलेज लिया है उसकी एप्लीकेशन है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। So industrial chemistry is branch of chemistry which applies physical and chemical procedures. Physical and chemical procedures की जो है वो application है towards the transformation of natural raw material. Raw material जो है वो ज्यादातर natural ही होता है, ठीक है, जो कि माइंस की मिनरल्स माइन से जो है माइनिंग के थ्रू जो है वो निकाला जाता है, या किसी के थ्रू जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है वो रॉ मटेरियल में ही आ जाते हैं। तो रॉ मटेरियल को जो है इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए जो नेचुरल रॉ मटेरियल है या डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल है, कि इनके रॉ मटेरियल जो है हमें किसी और फॉर्म में चाहिए तो हम उसको डिराइव कर लेते हैं, या उसी के ही कोई चीज जो है वो उससे उसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट्स में। और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर इसलिए यूज होते हैं दैट आर ऑफ बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, यानी कि लार्ज स्केल पे प्रिपेयर होगा तो फिर ही जो है वो सारी ह्यूमैनिटी उससे फायदा उठा सकती है। तो इस ये डिफाइन है, ये इसकी डेफिनेशन है। द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, स्कोप मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो फर्स्ट तो उसका ये है कि द यूजेज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी ऑन अप्रोप्रिएट स्केल, के मतलब आपके पास नॉलेज है, ठीक है, केमिस्ट्री का नॉलेज है, अब आपने उसको अप्लाई करना है। तो आप जब नॉलेज होगा तो आप जब उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी एनर्जी है, आप अप्रोप्रिएट जो मैथ जो किसी भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है हमारे लिए, रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल हमें लगेगा वही हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे। और जितना लगेगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होगा या रिक्वायर्ड होगा हम उतनी ही क्वांटिटी में यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड इसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेक ह्यूमंस टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका जो है वो सेकंड क्या है कि हम मतलब रीड तो हमने कर लिया, नॉलेज ले लिया, अब उस नॉलेज का जो है वो हमें तो वो नॉलेज है, लेकिन हमने जो है वो उस केमिस्ट्री का जो हमने पढ़ा है उसका फायदा दूसरों को भी पहुंचाना है। ठीक है, उसके लिए फिर क्या है कि ये बेसिकली क्या है, द नॉलेज ऑफ साइंस जो है उसकी एप्लीकेशन है। साइंस की एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, ठीक है, टू मेक ह्यूमंस टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री, ताकि जो बाकी इंसान है वो भी केमिस्ट्री से बेनिफिट उनको मिल सके। इन एरियाज जैसे कि उनमें एरियाज कौन कौन से आ सकते हैं, आज हमारे पास जो वैरायटी ऑफ फूड है ये सारी जो है वो एप्लीकेशन ही तो है, जो हमारे पास नॉलेज है हमने उसको अप्लाई किया। ठीक है, और जिससे जो है वो आज सारे लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। तो उनमें फूड प्रोडक्शन है, हेल्थ में भी बहुत सारे हेल्थ है, हाइजीन है। ठीक है, जो आज हमने जिस डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बना ली हैं, तो ये सारा हमारा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ही है। शेल्टर है, अब देखिए उससे जो है वो सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, चाहे उन्होंने केमिस्ट्री का नॉलेज लिया है या नहीं लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसको जब वास्ट जो है वो लार्ज एरिया पर जब उसको अप्लाई किया गया तो उससे जो है वो सबको फायदा मिला। डेकोरेशन,
रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो किसी न किसी तरीके से जो है ये केमिस्ट्री का नॉलेज जो है यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये सारे फील्ड्स हैं जिनमें हम केमिस्ट्री को नॉलेज अप्लाई करके इसको इंसान इससे जो है वो बाकी दूसरे इंसानों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। देन है इंट्रोडक्शन टू द केमिकल इंडस्ट्री। अब जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए या मतलब जो केमिकल प्रोसीजर्स हैं उन या लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं जिनको बोलते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज की जो है उनको भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। केमिकल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। ये टू क्लासेस जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही हैं? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज किया गया है इस इंडस्ट्री में, और उससे फिर हमें प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की मिलती है। ठीक है। अब एक है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। जैसे कि नेम से ही जो है वो पता चल रहा है कि ये इसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी इनऑर्गेनिक ही यूज किया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जैसे अब बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सोर्स क्या है? मिनरल्स है। ठीक है। माइंस माइंस जो है या अर्थ क्रस्ट में से या मेटल्स जो होती हैं वो निकाली जाती हैं। वो डिफरेंट मिक्सचर होते हैं, ओर्स की फॉर्म में होती हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको। फिर मतलब जो है वो माइनिंग की ही आप एग्जांपल ले लें। ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है। जो है वो एक फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल हमने ली है, मेटल जो है वो डिफरेंट उसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड दूसरे भी हैं, तो हमने सिर्फ एक प्योर जो है वो कोई मेटल हासिल करने तो हम एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन से मुख्तलिफ तरीकों से जो है उसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये है कि हम विच एक्सट्रैक्ट इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस मेक कंपोजिट्स ऑफ द सेम। कंपोजिट्स ऑफ सेम मीन के एक ही टाइप के, यानी कि प्यूरिफिकेशन करना। एंड आल्सो सिंथेसाइज इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और इसके साथ साथ हम उसी को एज रिएक्टेंट्स यूज करके उनसे डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में हम ये सारा उसमें आ जाता है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी इनऑर्गेनिक ही यूज होगा, एक्सट्रैक्शन होगी, और साथ में जो सिंथेसिस है वो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो टू टाइप्स की हैं। एक है हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज एंड सेकंड है लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो हैवी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस पेट्रोलियम फ्यूल्स। इसमें जो हैवी हैं वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलेट करती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है। इसमें जो है वो क्या क्या प्रोडक्शन आ जाती है? पेट्रोलियम फ्यूल्स, पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो है ये पेट्रोल से रिलेटेड जो सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे हैवी में आएंगे। एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल मोस्टली, मतलब और जो दूसरे सिंथेटिक हैं ये तो सारे हैं ना कि मतलब आपने उसकी पायरोलिसिस करवाई तो उससे जो डिफरेंट केमिकल्स निकले वो भी हो सकता है पेट्रोलियम की। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे सिंथेसाइज भी किए जाते हैं जिसमें पेट्रोलियम को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे जो है वो डिफरेंट मटेरियल सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो मीन के हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में आप जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है वो मटेरियल सिंथेसाइज भी करते हैं, या फिर उसी से मतलब सारा कुछ पेट्रोलियम से रिलेट करता है हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, उसमें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं केमिकल्स विच इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स है, उसके उसमें डाइज आ जाते हैं, जिनके जितने भी बाकी सारे अदर देन पेट्रोलियम जितने भी केमिकल्स हैं वो आप लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं। डाइज आ जाते हैं उसमें, जो कलर्स हैं, ठीक है, और पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं,
जो मतलब किल करने के लिए जो पेस्ट, उनको सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं कि जो मतलब जिनकी कोई पार्टिकुलर क्लास नहीं है, जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मेन क्या है, जो सारे सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे जो है वो लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में उनकी जो सिंथेसिस होती है उसमें आती है। पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है वो हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक में जो है वो एक्सट्रैक्शन भी इंक्लूड है, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की सिंथेसिस भी शामिल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये टू क्लासेस हैं इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट है जी रॉ मटेरियल्स फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, बनाने के लिए होता है ना कि एक जैसे आप एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए रिएक्टेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो रॉ मटेरियल ही होगा। तो मेजर मोस्टली जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल सोर्सेज से ही लिया जाता है। कुछ होता है कि खुद भी सिंथेसाइज किया जाए, लेकिन पहली कोशिश यही होती है कि रॉ मटेरियल को जो है वो नेचुरल जो रॉ मटेरियल है उसी को ही यूज किया जाए। तो अब किसी भी केमिकल की जो कीमत है, ठीक है, वो कितना कॉस्टली है, ज्यादा है, कम है, वो डिपेंड करता है कि उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर तो उसका रॉ मटेरियल मुश्किल से मिलता है या कम क्वांटिटी में है, तो फिर तो वो केमिकल जो है वो भी बहुत महंगा होगा। लेकिन अगर उसका जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, तो फिर जो उसकी कॉस्ट है वो भी मतलब कम होगी उस केमिकल। ठीक है, तो ऑल केमिकल्स आर डिराइव फ्रॉम रॉ मटेरियल अवेलेबल इन नेचर। तो ज्यादातर जो जितने भी केमिकल्स डिराइव किए जाते हैं वो जो नेचुरली रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उसी से ही ड्राइव किए जाते हैं। और द प्राइस ऑफ केमिकल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, इजीली अवेलेबल है या क्या है, उसी पे ही प्राइस डिपेंड करती है किसी भी केमिकल की। मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज हैव देयरफॉर डेवलप्ड द मोस्ट प्लेंटिफुल रॉ मटेरियल। और बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हीं एरियाज में लगाई जाती हैं जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, ठीक है, होता है प्लेंटीफुल जब, ताकि जो है वो उसको लाने ले जाने में भी ज्यादा जो है वो मुश्किल ना हो। तो इसीलिए उन्हीं एरियाज में, फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टिकुलर किसी चीज की इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो कोशिश की जाएगी कि ये वहीं पे लगाई जाए, वहीं पे डेवलप की जाए जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, इजीली अवेलेबल हो। तो देन नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं द नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर जो है फर्दर आ जाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल के नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो इज अ बेसिक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री। और उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आ जाता है कि अगर हम एटमॉस्फेयर से कौन कौन सा रॉ मटेरियल ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, द फील्ड अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारा जो जमीन है उसके लेवल से ऊपर जो सारा फील्ड है, यानी कि जो एयर है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर जो है वो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसमें आ जाती है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आर्गोन, मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा है, ऑक्सीजन भी 21% है, नाइट्रोजन भी आई थिंक 73% है इसकी भी, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में है। नियॉन और बाकी जो है वो माइनर में है, लेकिन मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन प्रेजेंट है। जो नोबेल गैसेज है उनमें है आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और नियॉन। ठीक है, तो ये इन गैसेस का मिक्सचर है एयर। ठीक है, तो यही सारा जो एयर प्रेजेंट है अबव ग्राउंड लेवल, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो फिर हम जो है, इसका मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे हम कौन कौन सा रॉ मटेरियल ले सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो केमिकल इंडस्ट्री के लिए हमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होती है, नाइट्रोजन, ये सारी नोबेल गैसेस भी किसी न किसी चीज प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए हम जो है वो एयर से इन गैसेस को जो है वो हम ले सकते हैं, यानी कि ये गैसेस का सोर्स है। मतलब गैसेस को अगर हमने एज अ रॉ मटेरियल लेना है तो वो हम एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। तो द मैस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मतलब सारा जो एयर है
उसका मैस है अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁻15 बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर द सप्लाई ऑफ गैसेस इज वर्चुअली अनलिमिटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्चुअली ये अनलिमिटेड है, हमें एयर से जो है वो इन गैसेस की सप्लाई अनलिमिटेड अमाउंट में मिल सकती है। ठीक है, तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस से हम इनको सेपरेट करते हैं, लेकिन ये है कि एटमॉस्फेयर इन गैसेस का सोर्स है। नेक्स्ट आ जाता है कि रॉ मटेरियल फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर या जो वाटर इकोसिस्टम है, वाटर सिस्टम है जिसमें ओशन आ जाते हैं, तो उसमें जो है वो उसमें उससे हम कौन सा रॉ मटेरियल हासिल कर सकते हैं। तो देखेंगे ओशन वाटर में क्या होता है, क्या सॉल्युबल डिजॉल्व फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, साल्ट्स। ठीक है, तो साल्ट्स होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है। तो ओशन वाटर की जो अमाउंट है वो है अबाउट 1.5 × 10⁻21 लीटर, तो ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो इसमें तकरीबन जो है वो डिजॉल्व मटेरियल जो मतलब इसका वाटर तो है ही, वाटर में जो है वो जो डिजॉल्व मटेरियल है वो है तकरीबन 3.5% बाय मैस। ठीक है, तो सी वाटर इस तरह से एक गुड सोर्स है ऑफ सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, क्योंकि साल्टी वाटर होता है तो सोडियम क्लोराइड इसमें। अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड, जिनमें हमारे तो यहाँ पे उसकी माइंस प्रेजेंट है तो हम वहां से ही ले सकते हैं, वैसे ही नमक बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो इस तरह से जो समंदर का पानी है उसी से ही लिया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन का सोर्स जो है वो हम इन मिनरल्स को या इस टेबल साल्ट को हम हाइड्रोस्फीयर से ले सकते हैं। देन रॉ मटेरियल फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है, जमीन से हम अर्थ क्रस्ट जो है वो उससे हम कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स या केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल ले सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट देखें तो इसमें तो जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, वो भी तो हम जमीन के अंदर से ही निकालते हैं ना। यार बहुत सारे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इवन के फॉसल फ्यूल्स जो है वो भी हमें जमीन के नीचे से ही मिले हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग 1992 एलिमेंट्स हैं, उनमें से गैसेस को छोड़ के बाकी जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो हम अर्थ क्रस्ट से ले सकते हैं। और अर्थ क्रस्ट से ये किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ओर्स होता है कि मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, ठीक है, फिर उनको हम सेपरेट करते हैं। मिनरल मिनरल और जैसे भी मैंने आपको पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का भी हमने पढ़ा कि एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, फिर प्यूरिफाई करते हैं, तो वो सारा यही होता है कि अर्थ क्रस्ट से जो है वो मिनरल ओर्स की फॉर्म में हम एलिमेंट्स जो है वो निकालते हैं और फिर उससे हम जो है वो उसको हम मतलब प्यूरिफाई करने के बाद हम उसका रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं डिफरेंट के कंपाउंड को। इसी तरह से कार्बन है, हाइड्रोकार्बन हैं, उनको भी हम मतलब फोसिल फ्यूल्स जो है जैसे नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल जो है, उसको वहां से हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। कोल, नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम डिसाइड्स बीइंग तो मतलब एनर्जी सोर्सेज तो है ही, एज अ फ्यूल तो ये यूज हो ही रहे हैं, लेकिन इनको बहुत सारे थाउजेंड ऑफ केमिकल्स में भी इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। देन आ जाता है रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, द लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, लेयर है मतलब अर्थ के अराउंड वो सारी लेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ मीन के लिविंग जो है वो एग्जिस्ट, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितनी भी लाइफ है ना, मतलब उस लेयर अर्थ के अराउंड जो लेयर उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो अब बायोस्फीयर में तो जो है वो एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, जिनके सारे लिविंग जो है लिविंग स्पीशीज है वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो उन वो भी एज अ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो सकते हैं। तो इससे जो है वो हमें किस किस्म का रॉ मटेरियल मिल सकता है, तो उसमें वेजिटेशन से और एनिमल से
वेजिटेशन एंड एनिमल से हमें जो है वो जो रॉ मटेरियल मिलता है वो किस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए हमें रॉ मटेरियल मिलता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से जैसे अब जो है वो एनिमल से मिल्क मिलता है, या फिर लेदर बनाने के लिए स्किन, उनकी जो बोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सारी ऑयल हमें फैट्स मिलते हैं उनसे, ये रॉ मटेरियल है। तो उससे जो है हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बना सकते हैं, वो ये सारे जो है वो एग्रो बेस्ड है। और इससे जो आउट मतलब जो हमें इनपुट रॉ मटेरियल भी हम उधर से ही लेते हैं, और उससे जो हमें आउटपुट मिलते हैं उसका भी यूज हम एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करते हैं। ऑयल्स है इसमें आ जाते हैं, ऑयल्स हमें जो है वो प्लांट से मिलते हैं, फैट्स एनिमल से मिलते हैं, वैक्सीज हैं, रेजन्स, रेजन्स भी प्लांट से ही मिलते हैं, शुगर, नेचुरल फाइबर्स है, लेदर्स, ये सारे जो है वो एग्जांपल्स हैं थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स की, जो कि हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलती है। और इनको हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज करके डिफरेंट जो है वो इनसे केमिकल सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि हम किस सोर्स से किस टाइप के रॉ मटेरियल जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्विक क्विज वन है, तो डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच अप्लाइज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर्स टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल। ठीक है, नेचुरल रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स को to products that are beneficial to the humanity. So basically this is application of chemical and physical procedures. Next you have what is the difference between organic and inorganic chemical industries. तो organic and inorganic chemical industries भी यहाँ पर given है, यही इसका होगा। What type of products are obtained from heavy and light organic industries? तो heavy और लाइट, हैवी जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स इसमें आती हैं, और लाइट से जो है वो बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डाइज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सोप्स हैं, और बाकी मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सारे जो ऑर्गेनिक आ जाते हैं वो सब वो जो है वो लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है देन विच रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से जो है ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ये इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन जो है वो सेफ्टी कंसिडरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है। तो अभी कितना टाइम है? 4 मिनट्स रह गए हैं। सेफ्टी कंसिडरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो हैं वही इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक प्रोडक्ट को जो है कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड वही होती है, जैसे वैसे तो फूड मतलब जो लार्ज स्केल पे डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स के थ्रू बनाई जाती है, लेकिन यह क्या होता है कि उसकी मतलब थोड़ी सी फार्म उसकी चेंज होती है, जो घर में हम खाना बनाते हैं उससे जो है वो डिफरेंट होता है। ये उसकी डिफरेंट इस वजह से ही होती है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उसको सेव करने के लिए। जैसे टिन में जो है वो वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, वो भी हम उसको प्रोसेस्ड में ही कहते हैं। प्रोसेस्ड में वो इसी वजह से कि क्योंकि उसकी जो नेचुरल फार्म है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, कि उसकी जो है वो प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड किए जाते हैं, कलर्स, ताकि उसे लंबे अरसे के लिए उनको सेव किया जा सके। तो इस वजह से फिर ये इंडस्ट्रीज भी क्या है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो है वो सेफ्टी कंसिडरेशन मतलब सेफ्टी के लिए जो है वो क्या क्या मतलब ऐसा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने केमिकल से डील करना है ना, तो फिर उसके लिए जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए फर्स्ट है कि सेफ्टी मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स, इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है। सेफ्टी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लिक्विड्स हैं या बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कंबस्टेबल होती हैं, फ्लेमेबल होते हैं, तो उनको जो है वो हैंडल करने के लिए जो है ये सारी सेफ्टी
ताकि बगैर किसी बुरे रिजल्ट के जो है वो हम सही तरह से उसको डील कर सके। तो सेफ्टी मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी। केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी मीन के केमिकल प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसकी जो सारी मैनेजमेंट है या जो उसकी फैसिलिटीज है सारी, उनमें जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उस सारे केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी का। सेफ्टी जो उसका सेफ्टी प्रोग्राम है, मतलब हर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसका कोई ना कोई सेफ्टी प्रोग्राम होता है कि मतलब जिस टाइप की होती है उसके लिहाज से, ठीक है। जैसे अब ये हो जाता है कि अक्सर ऑफिसेज होते हैं तो वहां पे सेफ्टी प्रोग्राम उसका क्या होता है कि हमने मतलब अगर कोई फायर वगैरह हो या फिर फायर अलार्म लगे हुए होते हैं या फिर हमने जो है वो ये डोर इस्तेमाल करना है, तो इस तरह की जो है वो सेफ्टी उसका सेफ्टी प्रोग्राम है। इसी तरह से जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेफ्टी प्रोग्राम। तो उनका भी जो सेफ्टी प्रोग्राम है उसका ये सेफ्टी मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एन इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्स द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स। तो एक जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या प्रोसेस इंडस्ट्री है उसका जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज जो है वो लाजमी उसको गौर करना चाहिए। तो फर्स्ट तो है इसका प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में सारी जो है वो जो भी हमने जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो हमने केमिकल सिंथेसाइज करना है उसके लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स लार्ज स्केल पे हाथों से तो काम नहीं होगा, डिफरेंट मशीन्स यूज होंगी, टेक्नोलॉजी यूज होगी, प्रोसेस इक्विपमेंट जो यूज होने हैं, रॉ मटेरियल यूज होने हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो उस और केमिकल जो सारे यूज हो रहे हैं उनके जो हैजर्ड्स हैं, जो उनके खतरात, मतलब उनसे जो जो भी जो कोई भी उसके जो है वो नुकसानात हो सकते हैं उनके बारे में जो है ये सारी रिटन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आपके पास इक्विपमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स के बारे में और केमिकल हैजर्ड्स जो हैं जो सारे हैं उससे रिलेटेड मतलब जो बुरी चीजें हैं या खतरे की जो बातें हैं वो सारी जो है वो रिटन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर कंडक्टिंग प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस। मतलब एक तो एनालिसिस तो किया जाएगा, एनालिसिस वो होता है कि जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने जो है इवेलुएट करना है और ये देखना है कि इन खतरात को या इन हैजर्ड्स को हम कंट्रोल किस तरह से करें। उससे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन में आपके पास रिटन फॉर्म में हो कि ये केमिकल्स हैं, ठीक है, इनके ये जो है वो इससे ये फ्लेमेबल है, या आपको यूज करने से पहले, या कंबस्टेबल गैस है आपको यूज करने के लिए ये जो है वो करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो ये सारी रिटन फॉर्म में सारा टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कैसे यूज होगा, रॉ मटेरियल के बारे में, जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी नेचर कैसी होगी, उसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो होनी चाहिए, ये सारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उनकी भी, जब आप एक सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं, ठीक है, के डेवलप कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, ठीक है, ये मेथड यूज होगा, ये केमिकल्स होंगे, ये सारा इसमें हमने ये सेफ्टी मतलब करनी है, इस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स की जाएंगी, तो उसमें आप उन एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करें, उनको भी पार्टिसिपेट उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि काम तो उन्होंने ही करना है ना। तो काम जब उन्हें जो है ये सारा, जब वो इन्वॉल्व होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्हें ये सारा नॉलेज होगा कि हमने जो है वो इसको किस तरह से जो है इस प्रोसेस को लेके चलना है। तो शुड इंक्लूड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी एनालिसिस। तो जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है या जो भी है उसके लिए जो एनालिसिस हो रहा है, उसका जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है, उस सब में जो है वो एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए, एंड अदर और दूसरे भी जो एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम है उनकी भी। नेक्स्ट है प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस।
तो प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस, इससे पहले हमने देखा प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, तो इसमें तो रिटर्न इंफॉर्मेशन थी सिर्फ। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज होने हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज होनी है, उनकी जो हैजर्ड्स है उनको आपने एनालाइज करना है। ठीक है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एनालिसिस में कि कौन कौन से इसमें जो है वो हैजर्ड्स हो सकते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। ठीक है, अथारो एंड सिस्टमैटिक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस जो है वो जैसे अब यहाँ पे है कि आफ्टर द प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, मतलब ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन के मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई रिटर्न फॉर्म में कि ये हैजर्ड्स हो सकते हैं। अब आपने उनको क्या करना है, अथारो एंड सिस्टमैटिक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस जो है वो आपने कंडक्ट करना है। क्यों कंडक्ट करना है, उसकी रीजन ये है कि ताकि आप उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, उसकी मतलब आइडेंटिफाई मीन के आप जो है वो आपको पता हो कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा या कुछ ऐसा, मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क होता है ना, आइडेंटिटी मार्क, तो वो आपको पता हो कि ये नुकसान हो गया है या ये इससे खतरा हो गया है। आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि जब आप एक प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको पता चल सके कि ये मसला हो गया है इस काम में या कुछ इस तरह। इवेल्युएट करें कि ये किस किस्म का होगा, किस नौइयत का होगा, अगर बहुत सीरियस है या कैसा होगा। एंड कंट्रोल द हैजर्ड्स ऑफ द प्रोसेस, और उन अगर कोई हैजर्ड हो जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें। एक तो ये कि पहले कोई ऐसा कुछ हो ही ना, ऐसी मेजरमेंट्स, ऐसी जो है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स की जाए, लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो ये सारा आ जाएगा हैजर्ड एनालिसिस में। नेक्स्ट जो इसके एलिमेंट्स जो सेफ्टी मैनेजमेंट में होना चाहिए वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब देखिए, मैनेजमेंट ऑफ चेंज में ये है कि एक कोई एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हुए, सिंथेसाइज करते हुए क्या हो सकता है कि मेथड चेंज हो सकता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो भी चेंज हो सकता है। तो जब ये रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो चेंज होगा, इक्विपमेंट चेंज होंगे, एम्प्लॉइज चेंज होंगे, तो फिर उसके लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो भी चेंज करनी चाहिए। हो सकता है कि जो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो आप पहले एक तरीका यूज कर रहे थे, उसमें जो सेफ्टी मेजर्स थी, जो रैम मटेरियल यूज कर रहे थे उसके लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट्स थी वो और थी। अब आपने तरीका चेंज कर लिया है, मेथड चेंज कर लिया है, रॉ मटेरियल चेंज कर लिया है, इक्विपमेंट चेंज कर लिया है, तो अब आपको सेफ्टी मेजरमेंट्स भी क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फिर उसके लिए जो है वो जो केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज हैं उनको क्या करना चाहिए, शुड डेवलप अ चेंज्ड प्रोग्राम ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उन्हें खुद एक प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए व्हेन चेंजेस अकर इन प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो प्रोसीजर्स वो कर रहे हैं या जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें जो है वो जब कोई चेंजेस आती हैं तो फिर जो केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज हैं उनको ही ये चेंज्ड प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए। और सच प्रोग्राम्स इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अथॉराइजेशन, मतलब प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इजाजत दी जाए मैनेजमेंट की तरफ से, एंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर चेंजेस टू मटेरियल, कि जो है वो अगर मेथड चेंज हो गया है तो फिर जो है वो आप मटेरियल जो है वो आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉइज को जो है वो आप इजाजत दें कि वो ये रिटन फॉर्म में कि ये वो कर सकते हैं। फॉर चेंजेस टू मटेरियल, केमिकल्स को चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट को, प्रोसीजर्स को, पर्सनल मतलब अमला जो काम करने वाला है उसकी अगर चेंज की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं। एंड फैसिलिटीज दैट अफेक्ट ईच प्रोसेस, और जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए वो इन सब को जो है वो चेंज कर सकते हैं, और ये सारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई बाद में जो है वो किसी भी कोई इल्जाम ना आए कि जो है ये इसने चेंज कर दिया या वो नहीं, पहले जो है वो ये सारी जो है वो ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होना चाहिए। देन आ जाता है ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए जो प्रोसीजर्स जो है वो यूज करने हैं, जो ऑपरेट करने हैं, तो उनका जो है वो केमिकल प्रोसेसिंग जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कि इस प्रोसीजर को आपने इंस्ट्रक्शंस दें कि आपने किस तरह से ऑपरेट करना है। एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू द वर्कर्स, तो जो काम करने वाले हैं उनको सही एक बात जो है वो बताएं और इंस्ट्रक्शंस दें। विच शुड, क्योंकि ये केमिकल से उन्होंने काम करना है तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात की जरूरत होती है, तो इसलिए कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए, सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस इसमें मिलनी चाहिए।
वर्कर्स को। इसीलिए तो कहा गया है कि जो सेफ्टी प्रोग्राम है उसमें भी उनको पार्टिसिपेट, उनकी एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ताकि उनको सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स पता हों। डिटेल प्रोसीजर्स टू वर्कर विच शुड बी रेगुलरली रिव्यूड फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। तो एक तो यह है कि आपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जो है वो सही गाइडलाइन देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है वर्कर्स को। इसके साथ साथ फिर आप उसको रेगुलरली रिव्यू करें, ठीक है, वो जो प्रोसेस हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, उसकी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए, मतलब टाइम पे वो कितना कब कंप्लीट होगा और वो एक्यूरेटली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाता है कि सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो काम जो करना है उसे आप जो है वो सेफ तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में क्या है कि केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज शुड इम्प्लीमेंट हॉट वर्क एंड सेफ वर्क परमिट। तो हॉट वर्क और सेफ वर्क ये क्या है। हॉट वर्क होता है जो कि स्पार्क, जिसमें कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पार्क यूज होगा, ठीक है, या फिर जो है वो हीट या फायर कहीं पे भी, जैसे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग वेल्डिंग में क्या होता है कि वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, फ्लेम होता है। तो वो मतलब बिजली का जिसमें इस्तेमाल हो या फिर फायर का, किसी भी तरह से फायर प्रोड्यूस होगी या फायर जो है वो आपने यूज करनी है, वो सारे का सारा काम जो होगा वो क्या होगा, हॉट वर्क होगा। ठीक है, तो उसको अगर आप किसी भी वर्कर ने जो है वो हॉट वर्क करना है, मतलब कोई प्रोसीजर है उसमें कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें स्पार्क का यूज होगा या फायर का यूज होगा, तो उसके लिए फिर जो है वो प्रॉपरली केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज जो है वो उसको उससे परमिट लेना होगा, उसकी अलाउ मतलब उसको रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, कि अलाउ करे। ठीक है, ऐसे रूल्स होने चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉय ने या किसी प्रोसीजर में उसने हार्ड वर्क करना है, तो वो बकायदा जो है वो परमिट ले, उसका इजाजत नामा ले, ठीक है, कि वो कि हमें जो है वो हार्ड वर्क की करने के लिए इजाजत दी जाए। और फिर वो उसके लिए किस किस्म की जो है वो उस पे जगह जो है प्लेस जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, तो ये सारा उसमें आएगा। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस फैसिलिटी उनमें ये रूल लागू होना चाहिए कि वो हार्ड वर्क और सेफ वर्क परमिट जो है वो इम्प्लीमेंट करें, कि आप परमिट लें, इजाजतनामा लें पहले, ठीक है, तो फिर ये काम कर सकते हैं। एंड वर्क ऑर्डर। तो वर्क ऑर्डर क्या होता है। वर्क ऑर्डर ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें उस काम की सारी डिटेल्स होती हैं, कि ये काम जो है वो किसने असाइन किया है, किसको असाइन किया गया है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, ठीक है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी काम से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स होती हैं वो वर्क ऑर्डर में एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें ये सारी होती है। तो ये वर्क ऑर्डर भी जो है ये भी इम्प्लॉय करना चाहिए प्रोग्राम्स, ताकि जो है वो वर्क को कंट्रोल किया जा सके, कंडक्टेड इन और नियर प्रोसेस एरियाज। मतलब जो प्रोसेस एरियाज में जो सारा काम हो रहा है उसको मतलब सही तरह से उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, एक किस्म का ये रिकॉर्ड ही है ना, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है ये रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि पता हो कि कब ये काम स्टार्ट हुआ है, कब ये खत्म होगा, इसमें क्या क्या चीज यूज हो रही है, किसने असाइन किया है, किसको असाइन किया गया है, तो ताकि जो है वो अच्छे तरीके से काम जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने काम करना है उनकी फिर एक तो है ना कि उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बेहतर है कि आप उनकी ट्रेनिंग भी करवाएं। केमिकल प्रोसेस फैसिलिटीज शुड यूज फॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मल मतलब बाकायदा जो है वो सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके होने चाहिए, टू ट्रेन एंड एजुकेट द इंक्यूमेंट। इंक्यूमेंट मतलब होता है कि जो मतलब होल्डर होता है उस टाइम पे ऑफिस का, ठीक है, और मतलब जो भी ये जिनके पास ये काम मतलब जिन्होंने ये करना होता है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये काम करने की, तो उन्हें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको होने चाहिए ताकि उनको ट्रेन किया जा सके, और रीअसाइन न्यू सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। और अगेन आप मतलब एक ही एम्प्लॉय को एक ही काम ना दें, बल्कि आप दोबारा से जो है वो रीअसाइन ड्यूटीज जो है वो चेंज करते हैं, सुपरवाइजर्स की भी और वर्कर्स की भी। ठीक है, तो ये सारे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज।
तो उसमें जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं क्विक क्विज 2 की तरफ। तो व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें ये सारे जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सेफ वर्क प्रैक्टिस, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। हाउ एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व इन द सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो एम्प्लॉय की किस तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो उसमें जो है वो एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस तरह से कि वो पार्टिसिपेट करें इन डेवलपमेंट एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसेस सेफ्टी एनालिसिस। कि जब एनालिसिस हो रहा हो कि इस प्रोसेस के लिए किस किस्म की सेफ्टी चाहिए होगी, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो, उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बाकी ये ट्रेनिंग भी हो सकती है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, इसका ये भी इसमें ये भी आ सकता है पॉइंट। अच्छा, तो वो बस आज का जो है वो यही लेक्चर था। इंशाल्लाह बाकी हम डाइस जो है वो कल करेंगे। तो मुझे बताएं कि कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो।